गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट किया था ना। 2 लेक्चर्स हो चुके हैं ना फ्लूइड मैकेनिक्स के। आज तीसरा लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर तक अपन ने कहाँ तक पढ़ा था? पिछले लेक्चर में ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए थे। कुछ डाउट है किसी को भी पिछले लेक्चर से? आई थिंक आखिरी पार्ट अपन ने ये पढ़ा था ना, रोटेशन जब करेंगे अपन किसी वेसल का, तो उसका जो फ्लूइड का सरफेस है उसका ये इक्वेशन होगा। ये डेरिवेशन देखा था अपन ने लास्ट टाइम, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। यस सर। ओके, अभी देखो इसमें मैं एक और चीज तुम्हें बताना चाहता हूँ। इसमें अपन और भी चीजें निकाल सकते हैं जो तुम्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा। फ्लूइड का ये जो सरफेस अभी बना है, ये पूरा फ्लूइड होगा। तो जो ये वाले रीजन में फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसका हमें वॉल्यूम निकालना आना चाहिए। ये आगे तुम्हें कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा। और इसको अपन ओरिजिन मान रहे 0.1 को, और 0.2 का जो हाइट होगा डेल्टा एच, वो अपन एक्स इक्वेशन में एक्स की वैल्यू आर पुट करके निकाल सकते। तो डेल्टा एच को अपन ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g लिख सकते, है ना। ये जो पूरा सिलेंडर बन रहा होगा इधर, सिलेंडर ए बी सी डी, ये वाला डायग्राम देखो। ए बी सी डी पोर्शन में जो पूरा सिलेंडर बन रहा होगा उसका वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर डेल्टा एच होगा, राइट। पाई आर स्क्वायर डेल्टा एच में डेल्टा एच की वैल्यू डाल दो तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। और अभी अगर मान लो मुझे खाली इतने पार्ट का वॉल्यूम निकालना, जो मैंने ऊपर वाले डायग्राम में ब्लू में मार्क किया हुआ, इतने पार्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए अपन को इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे। उसके लिए राइट वाला डायग्राम ऑब्जर्व करो सब लोग। यहाँ पे अपन एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे। एलिमेंट को देखो मैंने कैसे चूज किया। सबसे पहली बात, जो ब्लू वाला रीजन है वो 3D में कैसे दिखाई देगा ये तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो? 3D ये इसका खाली 2D प्रोजेक्शन है। 3D में तो सारे पॉइंट सर्कल में जा रहे होंगे। तो एक एलिमेंट चूज करने के लिए अपन किसी भी एक्स पे dx थिकनेस का एक सिलेंडर बना रहे, जो मैं अभी ब्लैक कलर में हैच कर रहा हूँ। ये स्मॉल एलिमेंट को तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो 3D में? यस सर। किसी भी x रेडियस का dx थिकनेस, स्मॉल थिकनेस का सिलेंडर ले लो, और उसका जो हाइट है वो y होगा। और हमें ऑलरेडी पता है y एज अ फंक्शन ऑफ x क्या होगा, वो फंक्शन अपन ने ऑलरेडी डिराइव कर लिया। तो इस छोटे से एलिमेंट का अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, इस छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम क्या होगा? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया विच इज 2 पाई x इंटू वाई टाइम्स सिलेंडर का थिकनेस। ये इस एलिमेंट का अपन वॉल्यूम बोल सकते। इसमें डाउट है किसी को भी? ये समझ में आया मैंने एलिमेंट का वॉल्यूम कैसे लिया? ये वाला जो एलिमेंट 2 पाई x इंटू वाई, ये उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। और कर्व सरफेस एरिया को थिकनेस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम दे देगा ना वो। सर सिलेंडर क्यों लिया? सिलेंडर इसीलिए लिया क्योंकि सिलेंडर के लिए y कांस्टेंट होगा ना। यहाँ पे हर x के लिए y की वैल्यू चेंज हो रही। तो किसी पर्टिकुलर x पे अगर मैं dx का थिकनेस ले लूं और इसको अगर पूरे सर्कल में घुमा दूं, क्योंकि सर्कुलर सिमेट्री तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ना सारे एलिमेंट्स के लिए, तो एक सिलेंडर बन जाएगा। यस सर। और इस सिलेंडर के लिए तो y कांस्टेंट होगा, तो उसका वॉल्यूम अपन कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पाई एक्स वाई इंटू डी एक्स। तो y की वैल्यू डाल दो, y इज ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, ये अपन ऑलरेडी डिराइव कर चुके। और इसका इंटीग्रेशन कर दो फ्रॉम 0 टू r। तो इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें ये पूरे ब्लू हेस्ट का वॉल्यूम मिल जाएगा, ये पूरे पार्ट का वॉल्यूम मिल जाएगा ऐसा करने पर। और देखो वॉल्यूम किसके इक्वल आ रहा है? कैलकुलेशन करने के बाद ये वॉल्यूम ओमेगा स्क्वायर पाई r टू द पावर 4 अपॉन 4g आ रहा है। तो इसको अगर तुम पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम से कंपेयर करते हो जो अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो उसका एग्जैक्टली हाफ आ रहा है, राइट। तो नेक्स्ट टाइम से तुम डायरेक्टली रिजल्ट को याद रख के अप्लाई कर सकते हो, तुम्हें इंटीग्रेशन बार बार करने की जरूरत नहीं। ओके सर ये वॉल्यूम कैसे एक बार बता दो ना। कौन सा वॉल्यूम?
हाफ इनटू वॉल्यूम। ये रिजल्ट्स कंपेयर कर ले दोनों, यहाँ पे दो सर, वो कैसे है, रिजल्ट कैसे है? इंटीग्रेशन करके x क्यूब dx का इंटीग्रेशन x टू दी पावर 4/4 होता है ना। ये यस जो एक्सप्रेशन आया था मेरे पास ये वाला, इसमें कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले ले, तो अंदर खाली x क्यूब dx बचेगा ना, उसका इंटीग्रेशन x टू दी पावर 4/4 हो जाएगा। यस और जब तुम लिमिट्स डालोगे 0 से r, तो r टू दी पावर 4/4 हो जाएगा। और सर, फिर इन हाइट दोनों, वाई तो चेंज होते रहेगा क्या? क्या चीज? वाई चेंज होते रहेगा ना? तो मैंने y को x के टर्म्स में लिख दिया ना, यस सर, हाँ। इसीलिए मैंने y को x के टर्म्स में लिखा ना, क्योंकि यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स आ रहे थे x और y, बट मैं दो वेरिएबल्स का तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकता हूँ ना। अगर यहाँ पे dx है तो मेरे फंक्शन में भी खाली x के टर्म्स में सब कुछ होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने y को ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2g लिख दिया, ये वाली इक्वेशन की मदद से y इज ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2g, है ना। यस सर। और इंटीग्रेशन करने के बाद अपन ने फिर ये ऑब्जर्व किया, तो नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई सिलिंड्रिकल वेसल रोटेट कर रहा होगा और पानी का सरफेस अगर ऐसा हो जाएगा, तो तुम इजीली ये वाला वॉल्यूम निकाल सकते हो। अगर ये हाइट डिफरेंस डेल्टा एच है, तो मुझे पता है कि ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर डेल्टा एच होगा, तो खाली ये हैश्ड पोर्शन का जो वॉल्यूम है वो सिंपली बाई 2 कर दो, समझो। नेक्स्ट टाइम से तुम डायरेक्टली ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो। एनी डाउट्स? इसको नोट कर लो अच्छे से, सारे स्टेप्स को समझते हुए कॉपी डाउन कर लो, कोई स्टेप में अगर डाउट आ रहा है तो पूछ लो मेरे से। इक्वेशन ऑफ सरफेस से स्टार्ट करो, ये रिजल्ट तो अपन ने लास्ट टाइम डिराइव कर लिया था। फिर उसके नीचे पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम नोट डाउन कर लो ये, और फिर यहाँ पे एलिमेंट्स लेके एलिमेंट का वॉल्यूम लिख दो, एलिमेंट का वॉल्यूम लिखने के बाद उसका इंटीग्रेशन कर दो, तो तुम्हें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। एंड फाइनली रिजल्ट कंपेयर करके नीचे ये वाला डायग्राम बना के टोटल वॉल्यूम का ये फॉर्मूला लिख दो, ये रिजल्ट लिख दो। ओके, आराम से 2-3 मिनट ले लो, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो सब लोग। कुछ डाउट है क्या सिद्धार्थ तुम्हें? नो सर, सॉरी, ओके, माइक ऑन रह गया था। कोई बात नहीं।
सर हाँ बताओ। सर हम लोग ने सिलेंडर लिया, पर सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होगा वो पूरा वॉल्यूम कैसे आएगा बीच में? सिलेंडर जो लिया अपन ने यस वो सर। हॉलो सिलेंडर है ऐसा। ओके। बीच में अपन ने खाली ये एलिमेंट लिया ना सिलेंडर का, इसका रेडियस अपन ने क्या माना, एक्स। इसका रेडियस x माना, इसका हाइट y होगा, यस सर। और इस सिलेंडर का जो थिकनेस है वो अपन ने dx ले ली। तो इमेजिन कर पा रहे एक बहुत ही पतला सा सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका जो भी सरफेस एरिया होगा 2 यस। पाई एक्स वाई इंटू उसकी थिकनेस ही मल्टीप्लाई करेंगे ना dx। यस सर। तो ये देखो वॉल्यूम दे देगा। अभी इमेजिन कर पा रहे हैं कैसा है। यस सर। ओके। डन सर। ओके। सबका हो गया लिख के? यस सर। ओके चलो। देखो अभी मैंने जो थ्योरी बताया था उस पर बेस्ड एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करना। यहाँ पे लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है, उसको वेसल के अंदर भरा हुआ है और वेसल को एंगुलर स्पीड ओमेगा दे दी, और वेसल का जो हाइट है वो h है, और लिक्विड को 3h/4 तक भरा हुआ था। तो हमें सारे ऑप्शंस एक एक करके चेक करना। तो पहला ऑप्शन में क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच द लिक्विड विल कम आउट इज। सो देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, जब लिक्विड बाहर आने की कोशिश करेगा उस समय जो ये डायग्राम है वो कैसा हो जाएगा। ऊपर वाला पोर्शन तो पैराबोला होगा, ये सबको पता है। और जब लिक्विड जस्ट बाहर आने ही वाला होगा तो तुम ये विजुअलाइज कर पा रहे हो कि ये वाला जो पार्ट है वो जस्ट ऊपर टच कर रहा होगा। यस सर। तो मतलब अभी अगर मैं ओमेगा को और बढ़ा दूं तो लिक्विड बाहर आ जाएगा। अभी तक लिक्विड बाहर आया नहीं, अभी वो जस्ट बाहर आने वाला है। तो कहने से इस कॉन्फ़िगरेशन में जो भी ओमेगा होगा उसी को अपन ओमेगा की मिनिमम वैल्यू बोल सकते हैं, जिसपे लिक्विड बाहर आना जस्ट स्टार्ट करेगा। समझा ये यस लॉजिक? सर। यस सर। बट क्या लिक्विड अभी तक बाहर आया है? अभी आने वाला है बाहर, अभी तक आया नहीं है बाहर। तो अभी भी अपन ये वाले पार्ट का वॉल्यूम और ये वाले रीजन का वॉल्यूम जिसमें लिक्विड भरा हुआ है उसको इक्वेट कर सकते हैं। सो सेकेंड केस में जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा वो कैसे निकालेंगे, ये टोटल हाइट तो मुझे पता है h है, राइट। और रेफरेंस के लिए अपन ये वाला लाइन ले लेंगे, और ये वाले हाइट को अगर मैं स्मॉल h मान लूं तो नीचे वाला लेंथ जो बचा होगा वो कितना होगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो जो नीचे वाला वॉल्यूम होगा जिसको मैं येलो में मार्क कर रहा हूँ, जो येलो वाला पोर्शन है वो तो प्योर सिलेंडर है ना, और हाइट कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, लेट्स कॉल दिस V1, ये किसके इक्वल होगा, पाई, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। करेक्ट, पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। और जो ऊपर वाला रीजन है, ये वाला रीजन, इसका वॉल्यूम भी मुझे निकालना आता है। इसका वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू ऊपर वाले का टोटल वॉल्यूम बाय 2। जो अपन ने थियरी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकता हूँ, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर टाइम्स h। ये ऊपर वाले सिलेंड्रिकल पार्ट का पूरा वॉल्यूम होगा, और इसको बाई 2 कर दूंगा तो जो ब्लू हैच्ड है उसका वॉल्यूम तुम्हें मिल जाएगा। ये समझा सबको? यस सर। और इन दोनों वॉल्यूम्स को जब मैं ऐड करूंगा, पाई आर स्क्वायर h माइनस h
प्लस पाई आर स्क्वायर h बाई 2। तो ये तुम्हें टोटल वॉल्यूम देना चाहिए जो पहले भरा हुआ था, विच वॉज पाई आर स्क्वायर 3h बाई 4। इस केस में जो वॉल्यूम था इसका, ये पाई आर स्क्वायर 3h बाई 4 था, राइट। तो इस Yes, sir. इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें स्मॉल h की वैल्यू मिल जाएगी। पाई आर स्क्वायर सब जगह से कैंसिल हो रहा है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h प्लस h बाई 2 इक्वल्स टू 3h बाई 4। तो कैपिटल H बाई 4 इक्वल्स टू h बाई 2। तो स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल H बाई 2 आ रही है ना। अपने ये निकाल लिया, ये वाला जो हाइट है वो मैंने निकाल लिया, और अगर ये वाला हाइट मैंने निकाल लिया तो अभी अपन ओमेगा भी निकाल सकते। 0.1 और Yes, sir. 0.2, कुछ डाउट है बताओ। 0.1 और 0.2 के बीच में जो हाइट डिफरेंस होता है उसके लिए मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। मुझे पता है इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। तो अगर मैं x को r पुट कर दूं तो ये मुझे y इक्वल्स टू स्मॉल h दे देगा, राइट। x को जब मैं r पुट करूंगा तो जो y की वैल्यू है वो ये स्मॉल h आ जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ओमेगा कितना होगा, 2gh बाई आर स्क्वायर का अंडर रूट, एंड स्मॉल h इज h बाई 2। तो तुम देख पा रहे हो ऑप्शन ए मैच हो रहा है। इस ओमेगा पे लिक्विड जस्ट बाहर आना शुरू करेगा, राइट। Yes, sir. अभी ऑप्शन बी में वो क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी में वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच द बेस इज जस्ट एक्सपोज्ड। तो बेस को जस्ट एक्सपोज करने के लिए इसका जो कर्वेचर है वो पूरा बेस तक नीचे चला गया होगा, ऐसा हो गया होगा कर्वेचर। Yes, sir. तो यहाँ पे बेस जस्ट एक्सपोज होने वाला है, और इस समय मुझे ओमेगा निकालना है। तो इस समय ओमेगा निकालने के लिए अपन सेम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे x इक्वल्स टू r पे y की वैल्यू h हो जाएगी। तो y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, इसमें x और y की वैल्यू डाल दो। h इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर जब तुम ओमेगा निकालोगे तो ऑप्शन बी भी मैच हो रहा है, राइट। एंड ऑप्शन सी, इस समय जो लिक्विड का वॉल्यूम बचा होगा ये वाला, पिछले स्लाइड पे अपन ने जो थियरी पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये भी टोटल वॉल्यूम का आधा होगा, एंड टोटल वॉल्यूम Yes. पाई आर स्क्वायर एच है तो बाई 2। तो ये वाला ऑप्शन भी मैच हो रहा है। एंड फाइनली ऑप्शन डी, गेज प्रेशर एट पॉइंट डी, सॉरी गेज प्रेशर एट पॉइंट ए, पॉइंट ए को यहाँ पे रखा हुआ है। इन केस ऑफ ऑप्शन बी, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा इसके ऊपर लिक्विड का जो हाइट है वो एच है ना, तो यहाँ पे जो गेज प्रेशर है वो रो जी एच होगा। गेज प्रेशर का मतलब समझते हो ना, उसमें एटमोस्फियर का इफेक्ट नहीं लेते अपन। एक्चुअल प्रेशर Yes, एब्सोल्यूट sir. प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच होगा, तो खाली गेज प्रेशर को अपन रो जी एच बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी भी सही होगा। समझा सबको ये सवाल? कुछ डाउट है तो पूछ लो किसी को भी, किसी भी स्टेप में। ये सवाल बाद में खुद से ट्राई करके नोट डाउन कर लोगे, इसके लिए 1 या फिर 1.5 पेज छोड़ दो, और नोट्स कंप्लीट करते समय एक बार वापस खुद से ट्राई करना इसको, ओके। एटलीस्ट सबको प्रोसेस समझ में आ गया ना, कैसे अप्रोच करना है ऐसे सवाल को। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। देखो ये वाले सवाल को भी सॉल्व करने का मैं तुम्हें प्रोसेस बता देता हूँ, तुम्हें अटेम्प्ट खुद से करना होगा। सवाल पढ़ के सवाल को कैसे इंटरप्रेट करना है, और इंटरप्रेट करके कैसे तुम्हारे दिमाग में सोल्यूशन के स्टेप्स क्लिक होने चाहिए, है ना। ये प्रोसेस जरूरी है किसी भी क्वेश्चन में आंसर्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ो। रेक्टेंगुलर टैंक दिया हुआ है जिसका हाइट है 1.2 मीटर्स, 2.4 मीटर्स लॉन्ग है और 1.5 मीटर्स वाइड है। तो एक रेक्टेंगुलर टैंक बना देते। इसका जो हाइट है वो दिया हुआ है 1.2 मीटर्स, और इसका जो लेंथ है वो 2.4 मीटर्स, और अंदर की तरफ जो डायमेंशन जा रहा होगा ये वाला, ये कितना होगा 1.5, है ना। 3D में ही ऐसा दिखाई देगा ये डायग्राम।
और इसको कितना भरा हुआ है अपन ने, गैसोलीन मतलब एक लिक्विड है, उससे टू थर्ड भरा हुआ है। टू थर्ड मतलब कितने हाइट तक भरा होगा इसको, 1.2 का टू थर्ड मतलब 0.8 मीटर तक भरा होगा। 0.8 करेक्ट। इसको 2D में ही विजुअलाइज करो, 0.8 मीटर तक भरा हुआ है। थ्री में तुम समझ गए ना कैसा दिख रहा होगा, कैलकुलेशन सॉल्व करने के पर्पज से तुम 2D डायग्राम में देख सकते हो उसका। तुम्हें पता है कि ये जो पूरा ज्योमेट्री है वो अंदर की तरफ 1.5 मीटर्स विथ रन कर रहा है, राइट? Yes, तो sir. ये सिचुएशन दिया हुआ है और हमसे पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन व्हिच मे बी गिवन टू द टैंक so that the bottom front end of the tank is just exposed. बॉटम फ्रंट मतलब यहाँ से मुझे एक्सपोज करवाना है पॉइंट ए को, तो उसके लिए इस टैंक को मैंने राइट में कुछ एक्सेलरेशन दिया होगा, और एक्सेलरेशन देने के बाद सिचुएशन क्या होगी, अगर इसको यहाँ से एक्सपोज होना है तो लिक्विड यहाँ तक आ गया होगा और ऐसे टिल्ट हो गया होगा, राइट? यहाँ पे अपन टैंक को क्लोज मान रहे, एक्चुअली सवाल में कहीं दिखा नहीं है ना कि टैंक क्लोज है, बट एनीवे सबको ये समझ में आ रहा है कि इसका ऐसा इंक्लिनेशन हो गया होगा Yes, sir. एंड इट्स अ क्लोज टैंक, ये भी सवाल में मान के चलो। तो क्लोज टैंक में तो पानी कुछ ओवरफ्लो नहीं करेगा ना, अपन वॉल्यूम को कंजर्व कर सकते। तो इसको अगर मैं x मान लूं, ये वाले लेंथ को अगर मैं x मान लूं, तो ये वाला जो लेंथ है वो कितना होगा, 2.4 माइनस एक्स, है ना? और इनिशियल वॉल्यूम क्या था गैसोलीन का, 1.2 इंटू 2.4 इंटू 1.5, और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनली तुम्हें ये ट्रेपेजियम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ट्रेपेजियम का वॉल्यूम क्या होगा, उसका एरिया निकालो पहले, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब x प्लस 2.4 इंटू हाइट अपॉन 2 मतलब इंटू 1.2 अपॉन 2, और अंदर की तरफ ये भी 1.5 रन कर रहा है, तो ये फाइनल वॉल्यूम होगा, और इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम को इक्वेट करके तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी, और एक बार अगर तुम्हें x मिल गया तो तुम्हें ये वाला लेंथ भी मिल जाएगा 2.4 माइनस एक्स, और एक बार तुम्हें ये वाला लेंथ मिल गया तो तुम ये वाला एंगल थीटा निकाल लोगे, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 1.2 अपॉन 2.4 माइनस एक्स, और तुम्हें रिजल्ट याद है tan थीटा को अपन a बाई जी भी लिखते थे, अगर कोई भी वेसल a से एसलेट कर रहा है तो उसमें जो लिक्विड होगा उसका इंक्लिनेशन अगर थीटा हो रहा है तो tan थीटा की वैल्यू a बाई जी आई थी, याद है सबको रिजल्ट? तुम डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज कर सकते। ओके, समझ में आया सवाल कैसे अप्रोच करना है? सर Sir. हाँ सर बताओ। सर ये आपको कैसे पता चला कि जो थीटा है वो मतलब वो एक्स डिस्टेंस पे वो पूरा भी तो डायगोनल हो सकता है? पूरा भी डायगोनल हो सकता है, अच्छा तो वो तुम्हें एक्चुअली चेक करना होगा, अगर पूरा डायगोनल होना होता तो x अपने आप 0 आ जाता ना। मतलब एज्यूम करें हम लोग कि ऐसा हो सकता है, फिर वो करेक्ट, 0। मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ऐसा होता तो वॉल्यूम कम हो जाता ना, क्या ये वाला ओरिएंटेशन पॉसिबल है? नो सर। ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो डेफिनेटली ऊपर की साइड में कहीं तो रहा होगा ना, और अगर एग्जैक्टली डायगोनल होना होता तो x 0 आ जाता ना। यस सर। बट थोड़ा बहुत इंट्यूशन से भी तुम्हें लग रहा होगा कि ये ऊपर का जो लेंथ है वो काफी कम है, और पानी अगर इतना नीचे जा रहा है, यहाँ पे पूरा वैक्यूम बन गया, तो उसने ये कुछ तो कवर किया होगा। ये तुम्हें Yes, sir. ज्योमेट्री देख के समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो अज्यूम कर लो अपने आप, फिर मैथ्स से देखो वो चीज पता चली जाएगा ना कैलकुलेशन करने के बाद। समझा ये सबको, कुछ डाउट है किसी को, बताओ। और सर इनिशियल वॉल्यूम में हाइट 0.8 होगा ना? अच्छा हाँ करेक्ट, सॉरी, ये 0.8 होना चाहिए था क्योंकि लिक्विड तो 0.8 तक ही भरा हुआ था ना। ओके, अच्छा अगर मान लो ये टैंक
क्लोज्ड के बजाय अगर ओपन होता तो ओपन टैंक में तो पानी ओवरफ्लो कर जाता ना, और ओपन टैंक में जो मैंने केस 1 में सरफेस बनाया हुआ है, लिक्विड का अलाइनमेंट बनाया हुआ है, क्या वैसा अलाइनमेंट हो पाता ओपन टैंक में? नहीं, क्योंकि ओपन टैंक में तो पानी बाहर निकल जाता। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है पानी के सरफेस का, वो ओपन टैंक में ऐसा नहीं बन पाता, राइट? Yes, तो sir. ओपन टैंक में तो सरफेस सीधा सीधा बन जाता है ऐसे, बट यहाँ पे तुम वॉल्यूम भी कंजर्व नहीं कर पाते, यहाँ पे पानी का ओवरफ्लो होता, और पॉइंट ए को जस्ट एक्सपोज करवाने के लिए लिक्विड का सरफेस ऐसा बन जाता। तो ये तो आसान हो गया ना, यहाँ पे एसोलेशन निकालने के लिए थीटा तुम इजीली निकाल सकते हो, tan थीटा तुम 1.2 अपॉन 2.4 लिख सकते हो, तो थीटा हाफ मिल गया। और साथ में तुम ये भी निकाल सकते हो कि कितना पानी ओवरफ्लो किया होगा, वॉल्यूम विच इज ओवरफ्लो। इसको मैं इनिशियल वॉल्यूम माइनस अभी फिलहाल जो फाइनल वॉल्यूम होगा उसके इक्वल लिख सकता, तो ये भी इजीली निकल जाएगा अगर ओपन टैंक का केस दिया होता तो। समझा सबको? सॉल्व कर लोगे ना ऐसे टाइप के सवाल नेक्स्ट टाइम अगर आया तो? यस सर। ओके, तो ये सवाल भी तुम बाद में खुद से ट्राई करना, अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं। इसके लिए भी तुम 1.5 पेज छोड़ सकते हो। ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपने लास्ट टाइम, ट्यूब को रोटेट कर रहे हैं तो प्रेशर कैसे निकालेंगे? Yes. यस सर। ओके, और मैंने ये कुछ एग्जांपल्स होमवर्क के लिए दिए थे, में से कुछ डाउट्स है किसी को भी, कोई भी क्वेश्चन में? सबने ट्राई किए सारे क्वेश्चंस? यस सर, फर्स्ट पे डाउट। अच्छा देख, फर्स्ट में क्या दिया है? मर्क्यूरी बैरोमीटर का रीडिंग दिया हुआ है व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट, if the elevator goes down with decreasing speed। ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है, goes down with decreasing speed? मतलब उसका एक्सेलरेशन ऊपर रहा होगा ना, goes down with decreasing speed मतलब एक्सेलरेशन ऊपर रहा होगा। Yes, sir. और अगर यस सर। तो सीडो फोर्स नीचे लगा होगा और mg तो नीचे लग ही रहा था, तो ऐसे केसेस में तुमने एलओएम में भी पढ़ा होगा ना, जी इफेक्टिव जी प्लस ए बन जाता है। जी इफेक्टिव की वैल्यू जी प्लस ए बन जाएगी, पहले जो काम जी कर रहा था वो अभी जी प्लस ए कर रहा होगा, है ना? और अभी अगर तुम पॉइंट ए और पॉइंट बी का प्रेशर कंपेयर करोगे, इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर सेम होना चाहिए कि अलग होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम Same. हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी। ए का प्रेशर तो पी एटीएम और बी का प्रेशर टॉप पे तो वैक्यूम है, तो ऊपर का प्रेशर 0 प्लस रो इंटू जी इंटू एच, बट जी के बजाय यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जी डैश, है ना? तो और एच के बजाय एच डैश, जो नया हाइट होगा वो। जब एक्सेलरेशन नहीं था उस केस में पी एटीएम जो है वो रो जी एच दे रहा था, और अभी पी एटीएम रो जी प्लस ए टाइम्स एच डैश। तो तुझे दिख रहा है इन दोनों को कंपेयर करने पर एच डैश कम हो गया होगा। एच की वैल्यू कम हो गई होगी, ये दिख Yes. रहा है? यस क्योंकि सर। पी बढ़ गया तो एच डैश कम हो जाएगा। समझा? ओके, और बताओ, और कोई डाउट किसी को भी? बाकी एग्जांपल्स हो गए सबसे? व्हाट अबाउट सिक्स्थ? देखो, सिक्स्थ एग्जांपल सॉल्व करने का तुम्हें एक शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूं मैं। किसी भी वेसल को अगर ओमेगा से रोटेट करते तो तुम्हें ये वाला इक्वेशन याद है, y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। Yes, तुम sir. डायरेक्टली इस इक्वेशन को अप्लाई करके भी निकल सकते। यहाँ पे लिक्विड का जो सरफेस है इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट मान लो, तो अगर मान ली ये ट्यूब के बजाय अगर वेसल होता और पूरे वेसल में अगर लिक्विड भरा होता, तो वेसल के अंदर जो लिक्विड होता उसका कर्वेचर ऐसा होता,
तो एक ऐसे हाइपोथेटिकल लिक्विड का सरफेस ड्रॉ कर लो इन सारे पॉइंट से पास होते हुए। तो ये y1 अपन निकाल सकते, y1 मतलब x की वैल्यू क्या होगी y1 निकालने के लिए 4l, 4L और वैसे ही ये y2 निकालने के लिए x की वैल्यू क्या होगी L. L एक्चुअल में -l, बट स्क्वायर करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूँ। तो y1 जो है वो ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर मतलब 4l का स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा, और y2 मतलब ओमेगा स्क्वायर माइनस l का होल स्क्वायर बाई 2g, और रिक्वायर्ड हाइट डिफरेंस जो है वो y1 माइनस y2 होगा। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तब भी तुम्हारा सेम आंसर आएगा जो तुम्हें इंटीग्रेशन से मिल रहा था। सॉल्यूशन में थोड़ा लंबा मेथड दिया हुआ है इंटीग्रेशन से, बट ये मेथड अपन डेरिवेशन में अप्लाई कर रहे थे तब तक ठीक था, बट डेरिवेशन का अगर तुम्हें रिजल्ट याद है तो तुम वापस तुम्हें डिराइव करने की जरूरत नहीं ना, तुम टाइम बचा सकते हो। तो ये रिजल्ट याद रखना, ये बहुत ही काम का रिजल्ट है, तुम्हें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। ओके, सर समझ बट में वो आया? ट्यूब में है ना, ट्यूब में वैसा नहीं होगा। मैं वही बता रहा हूँ, ट्यूब में भी तुम हाइपोथेटिकली ऐसे इमेजिन करके कि पूरा अगर पानी भरा होता वेसल में तो कर्वेचर कैसा होता, वैसे इमेजिन करके तुम कर सकते हो सिमिलरली। ओके सर। अगर मान ले ट्यूब नहीं होता और पूरा पानी भरा होता तो उस केस में भी 0.1 और 0.2 ये उतने ही लेवल पे होते हैं ना जो ट्यूब में है, यस सर। तो वो लॉजिक अपन अप्लाई करें, 0.1 और 0.2 इधर ही होते। तो ऐसे हाइपोथेटिकल कंडीशन इमेजिन करके 1 और 2 में हाइट डिफरेंस निकाल लो, और वही हाइट डिफरेंस इस केस में भी होगा, ये अपन बोल सकते हैं। ठीक है, फिर ये वाले क्वेश्चन में भी तुम सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। वेसल राइट में एसलेट कर रहा है, और अगर ट्यूब के बजाय पूरा वेसल पानी से भरा होता तो उसका सरफेस ऐसे इंक्लाइन हो जाता ना, और हॉरिजॉन्टल से जो उसका इंक्लिनेशन होता थीटा, उसका क्या फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, tan थीटा किसके इक्वल होता था, A A by by G. G a बाई जी, और इस केस में a बाई जी हाफ आ जाएगा, और tan थीटा को हाइट डिफरेंस अपॉन 40 भी लिख सकता हूं मैं, समझो। तो इससे भी तुम्हें 2-3 स्टेप्स में आंसर मिल जाएगा, h इक्वल्स टू 20। ओके, एग्जाम्पल 8, इसमें डाउट है या हो गया था? सर डाउट है। देखो एग्जाम्पल 8 में 3 डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स भरे हुए और उनके डेंसिटीज रो, 2 रो और 3 रो गिवन। तो स्टेडी स्टेट में लिक्विड्स का ओरिएंटेशन कैसा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये ट्यूब दिया हुआ है और लिक्विड्स के वॉल्यूम्स भी सेम। तो स्टेडी स्टेट में, एक सेकेंड, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने डेंसिटीज दे दी है, ठीक है। अगर तुम ये दोनों पॉइंट्स लेते हो इधर 0.1 और 0.2, इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा कि अलग होगा? सेम। सेम होगा। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका प्रेशर 3 मान लो, इसको 0.3 मान लो, और ऐसे इमेजिन करो कि ये जो लिक्विड है, ये सारे जो लेंस है वो L1 मान लो, ये L1 होगा तो ये भी L1 होगा ना, और ये भी L1 होगा। तो ये वाला लेंथ कितना होगा, L माइनस L1,
और ये वाला लेंथ भी L माइनस L1 होगा। तो अभी अगर मुझे 0.1 का प्रेशर निकालना है 0.3 के प्रेशर की मदद से, ये डायग्राम देखो, सबसे पहले 0.3 से ये वाले पॉइंट का निकाल लो, लेट्स से दिस इज 0.1 डैश। तो 0.1 डैश का प्रेशर निकालने के लिए मुझे ये देखना होगा ना कि मैं 3 से 1 डैश कितना वर्टिकली नीचे आ रहा हूँ। यस सर। ये एंगल अगर 60 होगा तो वर्टिकली नीचे में L1 sin 60 आ रहा हूँ। तो प्रेशर ऑफ 3 प्लस रो जी L1 sin 60, ये मुझे प्रेशर ऑफ 1 डैश दे देगा। और 1 डैश से फर्दर मैं कितना नीचे आ रहा हूँ, सॉरी रो नहीं होगा, ये लिक्विड का डेंसिटी 3 रो है, तो यहाँ पे मैं 3 रो यूज करूंगा। और 1 डैश से 1 मैं नीचे कितना आ रहा हूँ, L माइनस L1 sin 60। और कौन से लिक्विड की डेंसिटी में, रो लिक्विड की डेंसिटी में, तो प्लस रो टाइम्स जी L माइनस L1 sin 60, राइट। ये मुझे P1 दे देगा। समझ में आया लॉजिक? यस सर। सिमिलरली P2 कैलकुलेट करने के लिए वापस अपन 3 से स्टार्ट करेंगे। L माइनस L1 का वर्टिकल कंपोनेंट L माइनस L1 sin 60 अगेन, और 3 रो के लिक्विड में तो इंटू 3 रो इंटू जी, प्लस L1 का वर्टिकल कंपोनेंट L1 sin 60, और 2 रो के लिक्विड की डेंसिटी में तो 2 रो इंटू जी, तो ये मुझे P2 दे देगा। और इस P1 और P2 को इक्वेट करने पर तुम्हें L1 की वैल्यू मिल जाएगी जो हमें फाइंड करना था। समझ में आया अभी? यस सर। ये सवाल हो गया था। इसमें तो बस तुम्हें 1 और 2 का प्रेशर इक्वेट करना है ना, ये आसान सवाल था ये तो। और ये वाला भी फॉर्मूला बेस्ड था, बस तुम्हें ये इक्वेशन याद होना चाहिए। तो हाइट डिफरेंस निकालने के लिए x को r पुट कर दो। अच्छा देखो, एक और टाइप का मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स का बुकलेट मिल गया, सॉफ्ट कॉपी? Yes, sir. ओके। ये एग्जांपल एक्चुअली तुम बाद में ट्राई करना, मैं तुम्हें खाली इसका वर्किंग दिखा देता हूँ कैसे टाइप के एग्जांपल्स आ सकते हैं। मान लो इन दोनों आर्म्स में रो डेंसिटी का लिक्विड है और बीच वाले नीचे वाले आर्म में 2 रो लिक्विड का डेंसिटी है और सारे लेंथ्स गिवन है। और इस पूरे ट्यूब को अगर मैं राइट साइड G/2 एसोलेशन दे दूं तो कौन से आर्म में लिक्विड ऊपर जाएगा और कौन से आर्म में लिक्विड नीचे जाएगा? सर लेफ्ट में ऊपर जाएगा और राइट में नीचे। लेफ्ट में ऊपर जाएगा और राइट में नीचे आएगा, है ना। बट इस केस में तुम शॉर्टकट तरीका अप्लाई नहीं कर सकते कि पूरे को एक ही लिक्विड, पूरे को लिक्विड से भरा हुआ मान लो, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग लिक्विड्स दिए हुए हैं ना। तो सिचुएशन क्या होगी, लेफ्ट वाला जो है वो कुछ अमाउंट से ऊपर चला जाएगा, है ना, और राइट वाला उतने ही अमाउंट से नीचे आ जाएगा। मान लेते हैं x से ऊपर जा रहा है, तो तुम इमेजिन कर पा रहे हो अगर ये x से ऊपर जाएगा तो जो हॉरिजॉन्टल में लिक्विड था वो भी x अमाउंट से लेफ्ट वाले वर्टिकल को भर देगा। यस सर। तो अभी जो नया सिचुएशन है वो ये होगा, ये x अमाउंट से इसको भर देगा और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल भी पूरा ऑक्यूपाई नहीं करेगा। कितना अमाउंट शॉर्ट पड़ेगा इसको, सेम x, सर एक्स। X. करेक्ट, सेम x शॉर्ट पड़ेगा
और राइट वाला अभी यहाँ पे आ गया, तो ये वाला जो हाइट है राइट वाले के लिए वो कितना बचेगा? L minus x. L minus x. L minus x, वेरी गुड। और लेफ्ट वाला तो पूरा लेंथ L ऊपर चला गया होगा, है ना? ये नया कॉन्फ़िगरेशन होगा लिक्विड्स का। ये बात समझ में आ रही? Yes, sir. और यहाँ पे अगर तुम्हें x की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़े तो यहाँ पे तुम ये शॉर्टकट तरीका यूज मत करना। तुम ऐसा मत बोलना कि ये सरफेस को ज्वाइन कर दो और ये थीटा जो है, tan थीटा जो होगा वो a/g होगा। ये करना यहाँ पे गलत होगा। ये बात समझ में आ रही? क्यों गलत होगा? क्योंकि नीचे अलग डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है ना? तो इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या बोलता है? So volume conservation. वॉल्यूम तो कंजर्व, वो तो मैंने ऑलरेडी कर दिया ना जब मैंने ये सारे अजम्पशंस किए। जब मैंने यहाँ पे x से ऊपर जाता हुआ माना और यहाँ पे x मान लिया, तो अपने आप वॉल्यूम तो कंजर्व हो ही गया ना। ये L माइनस एक्स मैंने अपने आप से मान लिया था अज्यूम करते समय। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन तो ये सारे डायमेंशंस अज्यूम करते समय हो गए थे, है ना? प्रेशर्स के मामले में मैं कौन से दो पॉइंट्स पे प्रेशर इक्वेट कर सकता हूँ? कोई मुझे बता सकता है कौन से दो पॉइंट्स मुझे चूज करने चाहिए? So left में topmost और right में topmost. और उससे कुछ फायदा होगा? वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। नीचे नीचे के दो, ये 1 और 2, इनके प्रेशर सेम होने चाहिए, राइट? प्रेशर एट 1 कैसे निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर? इसको मैं PATM प्लस रो GL प्लस 2 रो GX लिख सकता हूँ। देखो ये समझ में आ रहा है इक्वेशन? yes, sir. L Yes, लेंथ जो sir. है वो रो लिक्विड का है और X लेंथ जो है वो 2 रो लिक्विड का। वैसे ही प्रेशर एट 2 विल बी PATM प्लस क्या लिखूं बताओ? Rho g L minus Rho x. g L minus x. वेरी गुड। और अभी हॉरिजॉन्टली अगर मैं 1 और 2 को हॉरिजॉन्टली कंपेयर करता हूँ तो तुम देख पा रहे हो जो काम G नीचे की तरफ कर रहा था वही काम G/2 लेफ्ट की तरफ कर रहा है, क्योंकि सीडो फोर्स mg/2 लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन G/2 राइट की तरफ है। याद है ये वाला मेथड? Yes, sir. तो अगर मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ और 2 से स्टार्ट करते करते हुए 1 की तरफ जाता हूँ तो P1 को मैं लिख सकता हूँ P2 प्लस 2 से स्टार्ट करते हुए मैं x लेंथ हॉरिजॉन्टली रो डेंसिटी के लिक्विड में जा रहा हूँ तो प्लस रो G के by बदले 2. G/2x. 2x और फिर मैं 2 रो के लिक्विड में जा रहा हूँ इनटू G/2 और कितना लेंथ जा रहा हूँ L माइनस एक्स। ये थर्ड इक्वेशन समझ में है? हॉरिजॉन्टल में अप्लाई किया अपन। Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। फर्स्ट और सेकेंड से P1 माइनस P2 निकाल लो और उसको थर्ड में डाल दो, P2 को LHS में ले जाके। तो उसको सॉल्व करने पर तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। अप्रोच समझ में आया सवाल को सॉल्व करने का? Yes, sir. ऐसा ही सेम टाइप का सवाल तुम्हारे बुकलेट में दिया हुआ है एक्सरसाइज 1 में। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम उसको ट्राई करोगे तो तुम सॉल्व कर पाओगे इस मेथड से, राइट? इसको भी अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, नोट्स कंप्लीट करते समय खुद से ट्राई करके आंसर निकाल लेना। तुम अकॉर्डिंगली पेजेस छोड़ते जाओ। मैं बीच बीच में तुम्हें जो भी होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हें जितना लग रहा है उसके लिए उतना पेज छोड़ दो, ठीक है? इसके लिए एक पेज छोड़ दो, एक पेज में हो जाएगा। ऑलराइट, तो अभी नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, नया थियोरी। ये भी फ्लूइड स्टैटिक्स का ही पार्ट है, बट इस पार्ट में अपन प्रेशर के वजह से फोर्सेस निकालना सीखेंगे। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सबमर्ज्ड सरफेसेस। मान लो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड का जो डेंसिटी है वो रो दिया हुआ है और हाइट h दिया हुआ है और इसका जो बॉटम मोस्ट फेस है उसका एरिया A गिवन है और इसके बॉटम मोस्ट फेस पे मुझे फोर्स निकालना बिकॉज ऑफ प्रेशर। तो बॉटम मोस्ट फेस के जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा कि अलग होगा? ये फेस तो Same. हॉरिजॉन्टल है तो सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा और वो प्रेशर मैं रो GH लिख सकता हूँ। तो फोर्स को क्या लिखेंगे? प्रेशर इंटू एरिया रो GH इंटू ए, राइट? अगर प्रेशर हर एक पॉइंट पे अलग होता तो क्या मैं फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया लिख पाता? अगर एरिया के सारे पॉइंट पे प्रेशर अलग होता तो मुझे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता, इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर टाइम्स स्मॉल एरिया। इस तरीके से अपन फोर्स निकालते हैं। ओके Sir, हाँ बताओ।
सर हम ऊपर वैक्यूम अज्यूम कर रहे हैं। ऊपर एटीएम का भी टर्म आ जाएगा, बट अपन खाली लिक्विड की वजह से निकाल रहे प्रेशर, तो इसलिए एटमॉस्फेयर का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर रहे। ओके सर। अगर मान लो तुम्हें वर्टिकल वॉल पे फोर्स निकालना होता, तो वर्टिकल वॉल पे तो सारे पॉइंट्स पे प्रेशर अलग होता ना, अलग अलग डेप्थ पे। नीचे वाले पोर्शन पे ज्यादा होता है कम होता कंपेयर टू ऊपर वाला पोर्शन? ज्यादा। नीचे वाले पोर्शन पे प्रेशर ज्यादा होता है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी वाई डेप्थ में चले जाओ और वाई डेप्थ में dy थिकनेस का एक छोटा सा एरिया का एलिमेंट ले लो। तो इस एलिमेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका डेप्थ y से y प्लस dy वेरी कर रहा है, बट अप्रोक्सीमेटली उन सारे पॉइंट्स का डेप्थ मैं y मान सकता हूँ और उन सारे पॉइंट्स पे प्रेशर इक्वल मान सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली। क्या प्रेशर होगा उन सारे पॉइंट्स पे? अगर एटमॉस्फेयर का भी इफेक्ट लेता हो तो PATM प्लस rho gy। Rho G Y. और ये जो एलिमेंट मैंने चूज किया इसका एरिया क्या होगा? अगर मैं ये वाला डायमेंशन b मान रहा हूँ और थिकनेस dy, तो ये जो B स्ट्रिप dy। है वो रेक्टेंगल जैसा होगा जिसका एरिया b dy होगा। तो उस एलिमेंट पे जो स्मॉल फोर्स लग रहा होगा उसको क्या लिखेंगे? प्रेशर टाइम्स डी। यहाँ पे एटमॉस्फेयर का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपन, तो df विल बी रो जी वाई प्रेशर इनटू b dy। और इसका इंटीग्रेशन पे लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 0 से h। 0 से h। तो इससे तुम्हें रो जी b कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स डालने के बाद ये h स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया सबको? यस सर। देखो इसका एक और ऑल्टरनेटिव अप्रोच देखो, नेक्स्ट टाइम से अपन ये शॉर्टकट तरीका अप्लाई कर सकते हैं। प्रेशर निकालने के लिए अपन ने क्या किया? इंटीग्रेशन ऑफ रो जी वाई किया ना, इंटीग्रेशन ऑफ रो जी वाई इंटू डी ए किया, राइट? फोर्स निकालने के लिए, सॉरी नॉट प्रेशर, फोर्स निकालने के लिए अपन ने इंटीग्रेशन ऑफ रो जी वाई डी ए किया। इस इक्वेशन को मैंने एरिया से मल्टीप्लाई किया और एरिया से डिवाइड कर दिया, ओके। और साथ में सिग्मा से भी मल्टीप्लाई कर दो और सिग्मा से भी डिवाइड कर दो। सिग्मा याद है क्या होता था? सरफेस मास डेंसिटी। इस एरिया यस को सर। अगर मैं बाहर ले लूं, एरिया इंटू रो जी, अंदर इंटीग्रेशन में y इंटू सिग्मा डी, सिग्मा डी को मैं dm लिख सकता हूँ और नीचे वाला जो सिग्मा ए है दैट इज टोटल मास। तुम्हारा सेंटर ऑफ मास टॉपिक हो चुका है ना? यस सर। तो कोई बता सकता है ये जो यस सर। बॉक्स मैंने जो किया हुआ है, ये बॉक्स किसका फॉर्मूला? YC1। द सेंटर ऑफ मास y से। करेक्ट, वाई सी वन। तो ये मुझे फाइनली टोटल एरिया रो जी इंटू वाई कॉम दे देगा, राइट? तो नेक्स्ट टाइम से इंटीग्रेशन करने के बजाय अपन क्या करेंगे? अपन वॉल के खाली सेंटर ऑफ मास पे प्रेशर निकाल लेंगे। कैन आई से रो जी वाई कॉम इज प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास, प्रेशर एट यस सेंटर सर। ऑफ मास ऑफ द वॉल। तो जो भी वॉल होगा उसके सेंटर ऑफ मास पे अपन प्रेशर निकाल लेंगे और उसको पूरे वॉल के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मुझे पूरे वॉल पे टोटल फोर्स दे देगा, राइट? ये अप्रोच अपन फॉलो करेंगे नेक्स्ट टाइम से, तो इंटीग्रेशन से बच सकते हैं। बट इंटीग्रेशन वाला मेथड भी तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट डाउन कर लो, ठीक है? तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो फोर्स होगा उसको लिख लो, फिर वर्टिकल फेस के लिए ये लिख लो, एंड फाइनली शॉर्टकट तरीके से ये वाला रिजल्ट डिराइव कर लो और इसको याद कर लो। नेक्स्ट टाइम से तुम डायरेक्टली ये वाला रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो, ओके? स्क्रीन को स्क्रॉल करना हो तो बता देना, पहले ऊपर वाले पार्ट्स नोट कर लो।
लिख के हो जाए तो बता देना। डन हो गया लिख के? So 1 minute. ओके। Done, sir. ओके चलो। ये एग्जांपल बाद में ट्राई कर लेना। ये वाले एग्जांपल में भी सेमी सर्कुलर वॉल दिया हुआ है, तो इसको तुम एक डिस्क की तरह इमेजिन कर सकते हो। और डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। याद है ये फॉर्मूला? ये y क्या होता है डिस्क के लिए? सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस 4r/3 pi. 4r/3। तो इस पूरे वॉल पे फोर्स निकालने के लिए तुम सिंपली सेंटर ऑफ मास पे प्रेशर निकाल सकते हो, रो जी इंटू वाई, रो जी इंटू 4r/3 पाई। और इस प्रेशर को वॉल के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो विच इज πr²/2। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तुम्हें फोर्स मिल जाएगा। ओके, तो ये सवाल भी खुद से ट्राई करके लिख लेना बाद में। ये दो क्वेश्चंस के लिए जगह छोड़ दो, एक पेज काफी होगा। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। अगर मान लो मुझे कर्व सरफेस के ऊपर फोर्स निकालना, ऐसे इमेजिन करो कि ये एक ऐसा कर्व सरफेस है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पूरे सिलेंडर का क्वार्टर पोर्शन है। ये इमेजिन कर पा रहे हो 3D में? कंप्लीट सिलेंडर का क्वार्टर पार्ट है, 1/4 पार्ट। और ऐसे अंदर की तरफ 3D में ये जा रहा होगा सिलेंडर की तरफ। Yes, sir. और इसके बाद ये फ्लैट हो गया और इस पूरे सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर ये जो कर्व पार्ट है इसके अंदर पानी भरा हुआ है टॉप तक। ओके, और हमें पता लगाना है कि इस पानी ने जो कर्व पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन, इसको मैं रेड कलर में मार्क कर रहा हूँ, पानी ने ये वाले पार्ट पे टोटल कितना फोर्स अप्लाई किया होगा, ये अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करें। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं इसको एकदम बेसिक से कैलकुलेट करूं यूजिंग प्रेशर मेथड, तो कैसे करेंगे? अपन कोई भी एक एलिमेंट चूज कर सकते हैं। एंड सर्कुलर ज्योमेट्री के लिए अपन एलिमेंट कैसे चूज करते हैं तुमने सेंटर ऑफ मास में भी सीखा होगा। किसी भी थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, राइट? Yes, किसी sir. भी जनरल थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट ले लो
और 3D में वो एलिमेंट ऐसे दिखाई देगा, वो अंदर की तरफ भी L लेंथ जा रहा है, तो 3D में ये वो एलिमेंट होगा। इस एलिमेंट का जो थिकनेस है वो कितना होगा, RD थीटा, ये वाला जो लेंथ है ये लेंथ RD थीटा होगा, Yes, sir. और इसका Yes, sir. अंदर की तरफ जो लेंथ रन कर रहा है उसको अपन L मान रहे हैं, तो इस एलिमेंट का जो एरिया होगा उसको अपन L टाइम्स RD थीटा बोल सकते हैं। Yes, sir. एरिया ऑफ द चोजन एलिमेंट इज L टाइम्स RD थीटा, और इस एलिमेंट का जो डेप्थ होगा फ्रॉम द सरफेस वो R sin थीटा है, ये भी तुम ज्योमेट्री से देख पा रहे हो। इसका डेप्थ सरफेस से y होगा, जिसको अपन R sin थीटा लिख सकते हैं। ये वाला ट्रायंगल इमेजिन करो, ये वाला ट्रायंगल, तो ये R है और ये एंगल थीटा है, तो y को अपन R sin थीटा लिख सकते हैं। ये देख पा रहे हो सब लोग? Yes, sir. तो उस पे जो प्रेशर होगा, उस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा खाली लिक्विड की वजह से, नेग्लेक्टिंग एटमॉस्फेयर इफेक्ट, ये रो जी आर साइन थीटा होगा। तो एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा उसको अपन प्रेशर टाइम्स एरिया लिख सकते हैं, प्रेशर टाइम्स डी। तो ये वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट इज दिस। और ये स्मॉल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, एरिया के नॉर्मल, राइट? अपन ने सीखा था फर्स्ट लेक्चर में प्रेशर हमेशा नॉर्मल टू द एरिया लगता है, प्रेशर नहीं सॉरी फोर्स। तो ये जो फोर्स है वो उस एरिया के नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल मतलब रेडियली बाहर की तरफ। तो इन सारे एलिमेंट्स पे जो फोर्स लग रहा होगा, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट चूज किया होता तो इस पे फोर्स इसी डीएफ के डायरेक्शन में लग रहा होता कि अलग डायरेक्शन, Sir, this is DF. DFK. अलग लग रहा होता ना यार, रेडियली आउटवर्ड्स नॉर्मल अलग होता है इसके लिए नॉर्मल ये हो जाता। अगर मैंने एलिमेंट यहाँ चूज किया होता तो इसके लिए नॉर्मल ये हो जाता। तो ये सारे डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है ना, Yes, sir. ओके। तो अगर सारे डायरेक्शंस अलग अलग है तो क्या मैं डायरेक्टली फोर्सेस को ऐड कर सकता हूँ मैग्नीट्यूड वाइज? No, sir. नहीं, उसको ऐड करने से पहले तुम्हें कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा। तो अगर इस फोर्स का मैं y कंपोनेंट ले लूं तो इसका y कंपोनेंट df sin थीटा होगा, इसका एंगल वर्टिकल से 90 माइनस थीटा होगा, राइट? तो कंपोनेंट ऑफ df इन द y डायरेक्शन इज df sin थीटा, तो रो जी r स्क्वायर l sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और अभी मैं y कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर सकता हूँ, क्योंकि सारे फोर्सेस भले अलग अलग डायरेक्शन में हो मगर उनके y कंपोनेंट्स तो सारे वर्टिकली डाउनवर्ड्स होंगे ना, तो y कंपोनेंट्स को मैं डायरेक्टली ऐड अप कर सकता। तो y कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन कर दो 0 से π/2, थीटा का जो सर लिमिट्स है वो 0 से π/2। कुछ डाउट है? सर वो डायरेक्शन का बताओ ना एक बार। देख, डायरेक्शन को ऐसे इमेजिन कर, ये तेरा कर्व सरफेस है ना, यस सर। सर्कल का 1/4। तो किसी भी एलिमेंट पे अगर मान ले मैं यहाँ पे फोर्स निकालना चाहता हूँ प्रेशर की वजह से, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा होगा इसके नॉर्मल। अगर मैंने ये चूज किया होता तो इस पे फोर्स इसके नॉर्मल लग रहा होता। यस सर। फोर्सेस सब जगह नॉर्मली लग रहे होते हैं ना, तो ये सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है कि अलग अलग डायरेक्शन में? अलग अलग। अलग अलग डायरेक्शन में, राइट? तो अगर मान ली df1 की वैल्यू 1 न्यूटन आती और df2 की वैल्यू 0.5 न्यूटन आती, तो क्या मैं डायरेक्टली इनको ऐड करके 1.5 बोल पाता? नो सर। नहीं ना, दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इसीलिए डायरेक्टली इंटीग्रेशन करने की बजाय अपन क्या कर रहे, अपन पहले खाली वर्टिकल कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर रहे। तो इन सबके वर्टिकल कंपोनेंट्स को तो मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ ना, सबके वर्टिकल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में ही होंगे। यस सर। तो मैंने वर्टिकल कंपोनेंट लिया df sin थीटा और उसका इंटीग्रेशन कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने का टेक्निक सबको याद होगा, कैलकुलस में पढ़ा होगा, उसको cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर दो, लिमिट्स डाल दो, तो मुझे फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा। सिमिलरली मैं सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स लेके भी ऐड कर सकता हूँ, सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी सेम डायरेक्शन में होंगे। तो dfx क्या होगा, dfx विल बी df cos थीटा। तो cos थीटा से मल्टीप्लाई करने पर sin थीटा cos थीटा का टर्म आ गया, तो ये sin 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, और sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट्स डाल दो 0 से π/2, तो ये तुम्हें मिल जाएगा फाइनली
तो बेसिकली लिक्विड ने वॉल के ऊपर जो फोर्स लगाया, मुझे उसका y कंपोनेंट मिल गया अलग से और उसका x कंपोनेंट भी मिल गया। तो अगर मान ले मुझे नेट फोर्स निकालना होता तो मैं अंडर रूट ऑफ fx² प्लस fy² लिख देता ना। Yes, यस sir. सर। बट अभी ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको अलग अलग ही रहने दो, y कंपोनेंट और x कंपोनेंट। इसी के फॉर्म में फाइनल आंसर को एक्सप्रेस कर दो। समझ में आया ये मेथड? ये मेथड अपन प्योर फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं, इसमें प्योर एलिमेंट्स अपन ले रहे और इंटीग्रेशन करके अपन रिजल्ट्स को डिराइव कर रहे हैं। बट काफी लेंथी मेथड है, राइट? ये तुमने भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे स्टेप्स लगाने पड़ रहे हैं इसके लिए। पहले एलिमेंट चूज करो, उस पर प्रेशर निकालो, फोर्स निकाल लो, फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग से निकालो, वर्टिकल अलग से निकालो, तब जाके हमें आंसर मिल रहा है। तो इसको अपन शॉर्टर तरीके से भी सॉल्व करेंगे। पहले ये वाला मेथड नोट डाउन कर लो सब। डायग्राम बना लो, डायग्राम में स्मॉल एलिमेंट चूज कर लो, उस पर प्रेशर निकालो y डेप्थ में, प्रेशर से फोर्स और फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट dFy और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dFx, ये निकाल के इंटीग्रेशन कर लो। तो इंटीग्रेशन करने पर ये फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये y कंपोनेंट और ये x कंपोनेंट, इतना नोट कर लो।
डन सर। सबका हो गया लिख के? सर 1 minute. ओके हो गया लिख के? Done, sir. ओके चलो देखो अभी इसको सॉल्व करने का एक और शॉर्टर तरीका देखते हैं। इस मेथड का लॉजिक क्या होगा? जो फोर्सेस लिक्विड ने वॉल पे लगाया, कहने से वॉल ने भी लिक्विड पे उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाया होगा। न्यूटन थर्ड लॉ। Yes, sir. तो लिक्विड ने वॉल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफएक्स लगाया था, तो वॉल ने लिक्विड के ऊपर एफएक्स लेफ्ट की तरफ लगाया होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड वर्टिकल कंपोनेंट एफ5 ऊपर लगाया होगा। तो यहाँ पे अपन ये वाले लिक्विड का एफवीडी बना रहे। लिक्विड का जो ये वाला पार्ट है इसको सिस्टम से सेपरेट कर दो और खाली इस वाले पार्ट का एफवीडी बना दो। तो इसके एफवीडी में बॉल्स के फोर्सेस एफएक्स और एफ5 होंगे। एफएक्स हॉरिजॉन्टली लेफ्ट की तरफ और एफ5 वर्टिकली ऊपर की तरफ। और कौन सा फोर्स होगा इस पे? इसका खुद का वेट नीचे लग रहा होगा, और इस लिक्विड के लेफ्ट पे जो लिक्विड होगा, इसके लेफ्ट में भी तो लिक्विड भरा हुआ है ना, उसके लिए लिक्विड का जो लेफ्ट वाला सरफेस है तुम देख पा रहे हो वो एक बॉल की तरह बिहेव कर रहा होगा। मैं जिस लिक्विड का एफवीडी Yes, sir. बना रहा हूँ उसका ये जो लेफ्ट वाला सरफेस है ये वाला, ये एक बॉल की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो इसके लेफ्ट में जो लिक्विड है उसने इस पे एफ फोर्स अप्लाई किया होगा, और ये एफ फोर्स अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एफ फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये एफ फोर्स निकालने के लिए अपन प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये वाले फेस का, ये वाला फेस तो एक रेक्टेंगल जैसा होगा ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास टॉप से r/2 नीचे होगा। तो सेंटर ऑफ मास पे जो प्रेशर होगा वो ρg इंटू r/2 होगा, इंटू इस पूरे फेस का एरिया। इस पूरे फेस का एरिया कितना होगा? अंदर की तरफ लेंथ l जा रहा है और वर्टिकल डायमेंशन r है, तो r इंटू l। ये समझ में आया? ये f की वैल्यू होगी। और हमें पता है कि अपन जो लिक्विड ले रहे हैं एफवीडी में वो लिक्विड इक्विलिब्रियम पे है, तो fx जो है वो इस f को बैलेंस कर देगा। तो हमें एक ही लाइन में fx की वैल्यू मिल जाएगी, और उसको तुम प्रीवियस रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हो। प्रीवियसली भी यही सेम आंसर आ रहा था fx के लिए, इंटीग्रेशन से भी यही आ रहा था। और एफवीडी बना के फोर्सेस को बैलेंस करके भी सेम रिजल्ट आ रहा है। और वैसे ही वर्टिकली जो f5 होगा वो इस mg को बैलेंस करेगा। m मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्वार्टर ऑफ द सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? πr² l/4 टाइम्स g। तो f5 का भी आंसर तुम्हें एक ही लाइन में मिल गया। समझ में आया ये मेथड का इंपॉर्टेंस? सर वो fx और fy क्या है? fx और f5 मतलब बॉल ने लिक्विड के ऊपर जो फोर्स लगाया उसका नेट हॉरिजॉन्टल और नेट वर्टिकल कंपोनेंट।
वो तो अलग लिक्विड ने डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। लिक्विड ने वॉल पे जो एफ और एफ लगाया था, बॉल ने भी लिक्विड पे उतना ही एफ और एफ लगाया होगा ना, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसलिए अपन लिक्विड का एफबीडी बना रहे हैं और अज्यूम कर रहे हैं कि वॉल ने भी लिक्विड पे उतना ही फोर्स लगाया एफ और एफ। सर वो एफ एक्स तो एक्स के डायरेक्शन में ही होगा, बीच में कहीं होगा ना, तो बैलेंस कैसे किया? मुझे बताइए लिक्विड एक्सेलरेट कर रहा है कि रेस्ट पे, रेस्ट पे। तो सारे फोर्सेस कैंसिल आउट होने चाहिए ना। और लेकिन सर वो एफ एक्स उसके डायरेक्शन में थोड़ी है, एक्स के बीच में कहीं होगा ना, एक्स और वाई के डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टली होगा ना, बीच में थोड़ी होगा। कंपोनेंट्स ले लिए ना मैंने सबके। बट सर वो नेट फोर्स जो लगाएगा वो बीच में होगा ना कहीं। नेट फोर्स बीच में कहीं होगा, ये बात सही है तेरी। तो यही बोल रहा है ना, एफ नेट का इंक्लिनेशन ऐसा कुछ होगा। यस सर। बट नेट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मैं उसको एफ एक्स मान रहा हूँ ना, नेट फोर्स को थोड़ी एफ एक्स मान रहा हूँ। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टली होगा ना भाई, समझ पा रहा है इस बात को? एफ एक्स इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ नेट, और एफ वाई जो है वो एफ नेट का वर्टिकल कंपोनेंट है। ओके सर। मैं एफ नेट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करके ड्रॉ कर रहा हूँ, एफ एक्स और एफ वाई। तो एफ एक्स तो लेफ्ट की तरफ ही लग रहा होगा ना। सर वो एम को एल बाय डिस्टेंस एल बाय 4 कैसे है? डिस्टेंस नहीं है, वॉल्यूम है वो। पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल होता है ना। यस सर। और ये पूरे सिलेंडर का कितना पोर्शन है, 1/4। तो इसलिए बाई 4 कर दिया। ओके सर। ओके, ये मेथड भी नोट कर लो। नेक्स्ट टाइम से हमेशा सेकंड मेथड के टर्म्स में ही सोचने की कोशिश करना। कोई भी सवाल आए तो एफबीडी बना के फोर्सेस को बैलेंस कर दो, उससे तुम्हें और फास्टर आंसर आएगा। समझ में आया ये मेथड सबको? कुछ डाउट है अभी भी तो पूछ लो। सर एक बार एफएक्स वाला बता देंगे? हाँ देख, मैं देखो एक बार वापस ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ सिचुएशन क्या होगी इधर। ये कर्व वॉल है ना, और कर्व वॉल पे इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन पे लगा रहा होगा? रेडियली आउटवर्ड्स लगा रहा होगा ना सब जगह। यस सर। इसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये जो मैं ब्लू कलर में फोर्सेस बना रहा हूँ, तुम्हें दिख रहा है मैं नीचे की तरफ एरो को भी बढ़ाते जा रहा हूँ। क्या रीजन है इसका, मैं नीचे की तरफ एरो का लेंथ क्यों बढ़ाते जा रहा हूँ? नीचे जाने पर क्या बढ़ रहा है, नीचे के पॉइंट पे प्रेशर बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो तुम ये विजुअलाइज कर पा रही हो, लिक्विड ने वॉल्स के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाया होगा।
हर एक पॉइंट पे फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा होगा कि अलग अलग डायरेक्शन में? डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन। और इन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो मैं सिंपली इन दो फोर्सेस से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, Fx और Fy। इसका जो भी Fnet होगा उस Fnet का कुछ तो x कंपोनेंट होगा ना, Fx, और y कंपोनेंट Fy। अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना Fx तो और Fy। नहीं, ये लिक्विड मैं पे कौन से फोर्सेस की बात कर रहा हूँ? ये बाय लिक्विड की, व्हाट ऑन व्हाट? बाय लिक्विड ऑन सरफेस। बाय लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉल। सिद्धार्थ, समझ में आ रहा है ये डायरेक्शन? मुझे लिक्विड लगा ने बॉल लिक्विड पे वाला है। जो नेट फोर्स लगाया होगा, नेट फोर्स तो कोई भी रैंडम डायरेक्शन में हो सकता है, नो डाउट, बट अपन उस नेट फोर्स से डील कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट से डील कर रहे हैं। किससे डील करना ज्यादा आसान होगा हमारे लिए? कंपोनेंट से। तो मैंने बोला कि नेट फोर्स को भूल जाओ और मान लो कि नेट फोर्स इस Fx और Fy से बना हुआ है। मान सकते हैं ना ऐसा वेक्टर्स में? यस नेट फोर्स का हॉरिजॉन्टल Fx मान लिया और वर्टिकल Fy मान लिया। ये किसने किस पे लगाया? लिक्विड ने वॉल पे लगाया। इसका मतलब वॉल ने भी लिक्विड पे इक्वल एंड ऑपोजिट लगाया होगा। यस सर। वॉल ने लिक्विड पे x डायरेक्शन में Fx यहाँ पे लगाया होगा और y डायरेक्शन में Fy ऊपर की तरफ लगाया होगा। समझा ये? यस लिक्विड के FBD में अपन कौन सा फोर्स ड्रॉ करेंगे? बाय लिक्विड ऑन वॉल या बाय वॉल ऑन द लिक्विड? लिक्विड के FBD में बाय वॉल। बाय वॉल ऑन लिक्विड। लिक्विड पे जो फोर्स लग रहा होगा वही अपन कंसीडर करेंगे ना लिक्विड के FBD में। और इस मेथड में अपन किसका FBD बना रहे हैं? बॉल का या लिक्विड का? लिक्विड। लिक्विड का FBD बना रहे। तो लिक्विड के FBD में अभी तुम्हें समझ में आया, ये Fy और Fx फोर्सेस आ जाएंगे। यस सर। और कौन कौन से फोर्स अपन ने ड्रॉ किए? mg, लिक्विड का एक वेट होगा नीचे की तरफ mg, और जो लेफ्ट वाले पार्ट में लिक्विड होगा, जो लिक्विड अपन कंसीडर कर रहे हैं उसके लेफ्ट में भी तो लिक्विड होगा ना, जो कंसीडर नहीं कर रहे, बट उसने कुछ तो फोर्स लगाया होगा राइट में, वो फोर्स अपन F मान रहे। और ये F कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत ही आसान है, शॉर्टकट तरीके से। प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास ρg r/2 into total area of this wall which is RL, राइट? ये F अपन कैलकुलेट कर सकते, और mg भी अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते। मास कितना होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, पाई r स्क्वायर L/4 इनटू g। और लिक्विड का FBD बनाने के बाद जब हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो फोर्सेस को बैलेंस करते हुए अपन सिंपली बोल सकते हैं कि ये जो Fx है वो इस F को बैलेंस करेगा और ये जो Fy है वो इसके mg को बैलेंस करेगा। समझा अभी ये मेथड सबको? यस सर। R/L कैसे है? एरिया R इंटू L एरिया से, ये वाला जो फेस है ये वाला एरिया। ओह यस। 3D में इमेजिन कर पा रहे? ये L होगा और ये R होगा, यस तो ये फेस का एरिया R इंटू L होगा। समझा? यस। 3D में कुछ ऐसा दिख रहा होगा। इसमें से अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए और कुछ एक्स्ट्रा चीजें नोट करनी है तो कर लो, मैं तुम्हें और 1-2 मिनट दे रहा हूँ, फिर आज का लेक्चर वाइंड अप कर देंगे। डन? यस सर। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स आज ही इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हें याद रहेगा। आज तुमने जो भी पढ़ा है उसी को अप्लाई करना। आज के नोट्स में मैं डाल दूंगा इन सबको भी। और नेक्स्ट टाइम अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टॉर्क कैसे निकालते। तुम लोग ने रोटेशन पढ़ लिया पूरा या चल रहा है अभी? सर चल रहा है, टॉर्क हो चुका है। टॉर्क निकालना आता है ना सबको? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से आगे का थियोरी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय बाय सर। बाय। थैंक यू सर।